गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज का हमारा टॉपिक है इन्फेक्शियस डिजीज़। अब इसमें हम लोग ये जानेंगे कि इन्फेक्शियस डिजीज़ होती क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, उनके टाइप्स कौन सी हैं, और ये कि ना कौन कौन से टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं इनकी डायग्नोसिस के लिए। और दूसरा है कि इसमें कौन सी प्रिवेंशन हम लोग ले सकते हैं कि हम लोग इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें, और ये कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है। मतलब कि अगर हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज़ को अनट्रीटेड रखें, अगर हम उसे ट्रीट ना करें तो उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होती हैं जो किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस, फंगस या प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। और दूसरा ये कि इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होंगी, स्प्रेडिंग डिजीज़ होती हैं, ये एक पर्सन से दूसरी पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। और ये जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है ना, ये मेन कॉज है मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का इन द ह्यूमन। मॉर्बिडिटी मीन्स द रेट ऑफ डिजीज़ एंड द मोर्टेलिटी मीन्स द रेट ऑफ डेथ। उसके बाद है ये फैलती कैसे हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ का पहले क्या होगा, इट कैन पास फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। मतलब ये एनिमल से ह्यूमन में हो सकती हैं और ह्यूमन से एनिमल में भी फैल सकती हैं। तो जो एनिमल से ह्यूमन में या ह्यूमन से एनिमल में फैलती हैं तो उसे हम लोग कहते हैं जूनोस्टिक डिजीज़। सही है। अब इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो रेबीज़ आ गई। रेबीज़ हमें पता है एक वायरल डिजीज़ है, लेकिन अगर किसी डॉग, केट या रेट की वजह से, मतलब उसके बाइट की वजह से ह्यूमन में आ जाती है, इसे हम लोग कहते हैं रेबीज़। मतलब इसका जो वेक्टर है या कैरियर है वो कौन होता है, डॉग या कोई भी एनिमल लाइक केट हो गया ये वो। इसके बाद है सिटेकोसिस। सिटेकोसिस है ना, वो बर्ड से ट्रांसफ़र होगी डिजीज़, और इसे हम लोग एवियन भी कहते हैं। और सिटेकोसिस में होता क्या है, ये एक नमूनिया, मतलब ये एक फंगल इन्फेक्शन है जैसे नमूनिया। इसके सिम्टम्स सिमिलर होते हैं नमूनिया की तरह। उसके बाद जो तीसरी एग्जाम्पल इसमें आ जाती है ना, वो है सेल्मोनिलोसिस, जो कि एक सेल्मोनीला इन्फेक्शन है। मतलब एक ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन ये फैलता कहाँ से, चीक्स और डकलिंग से। अब उसके बाद जो दूसरा है ना, कैसे फैलेंगी, इट कैन पास फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन। हमें पता है अगर किसी बंदे को टीबी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिवेंशन लेते हैं, मास्क पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं। जब हम लोग उस बंदे को ट्रीट कर रहे हो या उस बंदे से मिलने जा रहे हो तो हम लोग थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये टीबी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि फैलता है। उसके बाद जो सेकेंड है वो है फ्लू। फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है, ये भी फैलता है। एंड द कॉमन कोल्ड, ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि फैलता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। उसके बाद आ जाता है फ्रॉम इंसेक्ट टू इंसेक्ट्स बाइट। अगर किसी इंसेक्ट ने ह्यूमन को बाइट किया है तो उससे जो इन्फेक्शन फैलता है ना, वो कौन कौन से होंगे, मलेरिया हमें पता है मॉस्किटो की बाइट से होगा, लेकिन ये इसका मेन कोज मॉस्किटो नहीं, इसका मेन कोज जो है ना वो प्रोटोजोआ होता है, जो कि एक मतलब प्लाज्मोडियम। इससे क्या होगा, जैसे ही किसी मॉस्किटो ने ह्यूमन को बाइट किया तो उससे क्या होगा, मॉस्किटो की सलाइवा से वो प्लाज्मोडियम ह्यूमन ब्लड में आ जाता है और वो जाके क्या कॉज करता है, मलेरिया। और दूसरा है लाइम डिजीज़। लाइम डिजीज़ क्या होगा, टिक्स के बाइट से होती है। ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और इसका बैक्टीरिया कौन सा है, बोरीला बैक्टीरियम। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कोई टिक्स के बाइट से फैलती है। टिक की बाइट से क्या होगा, रेड रैशेस बन जाएंगे और वो रेड रैशेस क्या होंगे, स्प्रेड होते जाएंगे। तो एक्सपेंडिंग रेड रैशेस होते हैं लाइम डिजीज से। और जो इसका तीसरा एग्जाम्पल है वो है डेंगी फीवर। डेंगी फीवर भी मॉस्किटो उसका वेक्टर होता है। डेंगी फीवर भी एक मॉस्किटो से ट्रांसफ़र होने वाली डिजीज़ है। उसके बाद आ जाते हैं कंटामिनेटेड फूड से जो डिजीज़ फैलती है। मतलब अगर हम लोगों ने कोई भी कंटामिनेटेड फूड खा लिया, जैसे बाहर फूड मिलते हैं वो कंटामिनेटेड हो सकते हैं, तो उससे जो फैलने वाली डिजीज़ है ना वो कौन सी है, कोलेरा, जिसको हम लोग वाटरी डायरिया भी कहते हैं। और जो दूसरी एग्जाम्पल है इसमें वो सेल्मोनिलोसिस। सेल्मोनिलोसिस भी एक सेल्मोनीला इन्फेक्शन है और ये क्या है, फूड पॉइजनिंग है। सेल्मोनीला क्या है, एक बैक्टीरिया है, एक तरह का बैक्टीरिया है जो इन्फेक्शन कॉज करता है। और इस इन्फेक्शन में क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। क्या होगा, स्टमक पेन हो सकता है, डायरिया होगा इसमें, और स्टमक क्रैम्प्स भी हो सकते हैं। अब इन्फेक्शियस डिजीज़ का इंट्रो तो हमने ले लिया। अब उसके बाद है इसके कॉजेस, मतलब कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ये इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। एक तो है बैक्टीरिया, दूसरा वायरस, तीसरा फंगस और जो चौथा है वो है प्रोटोजोआ।
फंगस से बैक्टीरिया से जो डिजीज़ होती है वो क्या है, टीबी, स्ट्रेप थ्रोट हो गया, यूटीआईज मीन्स यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया से हो गई, सेल्मोनीला फूड पॉइजनिंग, और शिजेला वो भी एक तरह का फूड पॉइजनिंग है। उसके बाद है वायरल डिजीज़ जो वायरल की वजह से वायरस की वजह से होंगी, और इसमें जो है वो आ जाता है हेपेटाइटिस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, कॉमन कोल्ड, फ्लू, एड्स एंड कोरोना वायरस, ये सब क्या है, वायरल डिजीज़ है। उसके बाद है फंगल डिजीज़ में अगर हम लोग स्किन की बात करते हैं, स्किन डिजीज़ की, तो उसमें रिंगवॉर्म और द एथलेट्स फूट। उसके बाद जो दूसरी है वो कैंडिडियासिस जो कि थ्रश है, ये इट कैन बी ओरल, वजाइनल और इसोफेजल। उसके बाद है ब्लास्टोमाइकोसिस, इट मे बी ऑफ स्किन और लंग्स। इसके बाद क्रिप्टोकोकस इन्फेक्शन, हिस्टोप्लाज्मोसिस एंड एस्परजिलोसिस, ये सारे फंगल इन्फेक्शन हैं। और अब आ जाते हैं प्रोटोजोआ, जिसे हम पैरासाइट्स भी कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, मलेरिया आ जाएगा, एमेबियासिस आ गया, टोकोप्लाज्मोसिस आ गया और डायसेंट्री, ये सारे क्या हैं, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है। अब ये आगे कॉजेज कौन कौन से हैं, 4 कॉजेज हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड प्रोटोजोआ। तो इसी के बिहाफ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, फर्स्ट बैक्टीरियल, सेकंड वायरल, थर्ड फंगल एंड फोर्थ वन इज प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। तो इसके बिहाफ पे हम लोग इन्फेक्शन को 4 तरीकों में डिवाइड करते हैं। अब हम आते हैं कि कौन बंदा ज़्यादा प्रोन होता है टू द इन्फेक्शन, मतलब हु इज़ एट रिस्क। वो जिसकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है, जैसे एल्डरली हो गए या कोई बहुत ही छोटे बच्चे जैसे अंडर 2 इयर्स, उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। इसीलिए हम लोग बच्चों को हम लोग कहते हैं कि बच्चों से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि उन्हें इन्फेक्शन फैल सकता है। अगर आपको फ्लू है या आपको कोल्ड है तो हम लोग कहते हैं आप थोड़ा बच्चे से दूर रहें, क्योंकि बच्चों को वो फैल सकता है, बच्चों पे आ सकता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है। और दूसरा वो बंदे जो दे आर टेकिंग स्टीरॉइड्स क्या करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, और इसकी वजह से हम लोग ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं टू द इन्फेक्शन। अब स्टीरॉइड्स तो हम लोग ऐसे भी लेते हैं। दूसरा, जो बंदे जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है या कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, तो हम लोग उन्हें स्टीरॉइड्स या इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स देते हैं। क्यों? क्योंकि ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो जाए, इसलिए हम लोग उनको देते हैं, तो वो भी ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं टू द इन्फेक्शन। दूसरा एड्स में हमें पता है ह्यूमन जो इम्यूनिटी है बहुत लो हो जाती है। ये ऐसा वायरस होता है जो कि आपकी इम्यूनिटी पे अटैक करता है, तो इससे क्या होगा, इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो वो बंदे जिनकी इम्यूनिटी लो है वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं इन्फेक्शन से। दूसरा, कॉम्प्लिकेशंस, मतलब अगर हमने इस इन्फेक्शन को छोड़ दिया तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। अगर हम हेपेटाइटिस बी और सी को देख लें, अगर हेपेटाइटिस सी और बी बहुत ही लेट डायग्नोस होता है तो उससे क्या होगा, लिवर कैंसर हो सकता है। जैसे हमें पता है कि दोनों क्या है, लिवर डिजीज़ हैं, तो इससे क्या होगा, लिवर कैंसर हो सकता है। अगर हम लोग इन्हें व्हेन वी लेफ्ट इट अनट्रीटेड तो वो लिवर कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। दूसरा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, अगर इससे भी हम लोगों ने नज़रअंदाज किया तो ये सर्वाइकल कैंसर कॉज कर सकता है। इसमें तीसरी एच पायलोरी, हमें पता है एच पायलोरी पेप्टिक अल्सर कॉज करवाती है, और अगर हमने पेप्टिक अल्सर को अनट्रीटेड रखा तो वो स्टमक कैंसर भी कॉज करवा सकती है। तो हमें एहतियात रखना चाहिए, अगर कोई इन्फेक्शन है तो जल्दी से हम लोगों को एंटीबायोटिक लेके उसको ट्रीट करना चाहिए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ऐसा नहीं है हम लोग उसे अनट्रीटेड छोड़ दें। अगर हम लोगों ने उसे अनट्रीटेड छोड़ दिया तो वो हमारे लिए ही नुकसानकारक है।